हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 11 आरबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। पाठ है 9 और हम पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि हमने अभिप्रेरणा वाला पढ़ लिया है, चिंतन पढ़ लिया है, तर्कना पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम अभिप्रेरणा वाला जो पाठ है वो पढ़ रहे हैं और इसमें अभिप्रेरणात्मक चक्र वगैरह हमने देख लिया था। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, जो कि एक तो जैसे हमारे आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें दोस्तों कि जो आंतरिक जो प्रेरक है, यानी कि जो हमारे अभिप्रेरक जो है ना, वो 5 प्रमुख अभिप्रेरक है जो कि आंतरिक होते हैं। अब उन्हीं का जो है थोड़ा डिटेल दिया गया है। तो ये पढ़ने के बाद में निश्चित रूप से आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा, क्योंकि कक्षा 11 कक्षा 12 की किताबें हम पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही है। और देखते हैं, चलो और आगे आता रहेगा। ठीक है, तो भूख पहली चीज़ है, भूख। तो जैसे ही भूख की अनुभूति होती है तो चालक यानी हमारे अंदर जो इच्छा पैदा होती है वो हमें तैयार करती है कार्य करने के लिए और हम भोजन की तलाश करते हैं। तो पढ़ना शुरू करें, आपके द्वारा बहुत अच्छे पसंद किए जा रहे हैं दोस्तों। व्यक्ति को भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये 11वीं और 12वीं पूरी नहीं पढ़नी है, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, उसका लिंक वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। और एक एप्लीकेशन है यस गुरु, उसे भी आप डाउनलोड कर लेवे। वहाँ पर भी आपको कक्षा 6 से 10 तक की किताबें, जो राजस्थान अध्ययन वाली उनके वीडियोज़, रीट की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। तो व्यक्ति को भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए अभिप्रेरित करती है। तथा भोजन वह तत्व होता है जो भूख प्रनोद को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो भूख क्या है? एक प्रनोद है, एक चालक है। भूख लगी हुई है, हम अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। भूख नहीं लगी है, हम शांत रहेंगे। भूख की उत्पत्ति अमाशय की मांसपेशियों के संकोचन से होता है। जब अमाशय खाली होता है तो उसमें चूहे दौड़ते हैं ना, तो इसमें संकोचन तेजी से होता है। फलस्वरूप व्यक्ति को पेट में दर्द महसूस होता है और इसके साथ भूख का अनुभव होता है। इस तरह के दर्द को भूख दर्द भी कहा जाता है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने भूख को स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत कहा है। भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने भूख अभिप्रेरक के 2 मुख्य शारीरिक आधार बतलाए हैं। पहला, हाइपोथैलेमस का 2 क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें भोजन करने का व्यवहार का नियमन होता है तथा इस तरह से भूख प्रनोद को प्रभावित करता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में आपने पढ़ा होगा, शायद ये ताप को भी नियंत्रण करती है। तो इस तरह से भूख प्रनोद को प्रभावित करता है। ये 2 क्षेत्र है, लेटर हाइपोथैलेमस तथा वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। लेंटर हाइपोथैलेमस एक फीडिंग केंद्र के रूप में कार्य करता है जो भोजन के व्यवहार को उत्तेजित करता है, तथा वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस एक तुष्टि केंद्र के रूप में कार्य करता है। जब यह सक्रिय होता है तो प्राणी भोजन करना बंद करता है। दूसरा, जब व्यक्ति में चीनी की मात्रा कम हो जाती है तो इससे व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। शुगर जो है ना, बैलेंस नहीं रहता शुगर का। तो जब व्यक्ति लगातार कई घंटों से भोजन नहीं करता है तो इससे ईंधन की आपूर्ति संभवतः कम हो जाती है और यकृत चयापचयी क्रियाओं से परिवर्तन होता है, जिसकी सूचना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को होती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। समझना है कि जो हाइपोथैलेमस है वो संकेत करती है कि भाई इस चीज़ की कमी हो गई है, लाओ आने दो। एनोरेक्सिया नर्वोसा तथा वुलोमिया नर्वोसा 2 खाने से संबंध विकृतियाँ हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये थोड़ा हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए, ध्यान रखने लायक है। एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति में मोटा हो जाने का असंगत डर बना होता है। ज़्यादातर अक्सर महिलाओं में जो है ना, थोड़ा सा ऐसे कह दें कि मोटे लग रहे हैं तो ये समझ लो कि बस आज तो जो है गाज गिरने वाली है, तो बुरा नहीं माने। फलतः वह खाना लगभग बंद कर देता है, जिससे उसके शरीर का वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये जो डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में रहते हैं ना, 1-1 2-2 फल के खाते हैं, तो वो नुकसानदायक है। शरीर के अंदर एनर्जी भी रहनी ज़रूरी है। वुलोमिया नर्वोसा में व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा होती है। तो ये 2 प्रकार की होगी, एनोरेक्सिया और वुलीमिया। एनोरेक्सिया में तो व्यक्ति कम खाता है और वुलीमिया, तो वुली मतलब फुल ऐसे आप जोड़ के याद रखें। नर्वोसा में व्यक्ति बार बार खाने की असाधारण इच्छा होती है, जिससे के कारण बहुत अधिक खाता है और शरीर फिर बन जाता है वो खाते खाते क्या
हाथी बन जाता है वो ना। तो ये भूख से संबंधित जो है वैज्ञानिक तथ्य हो गए। तो भूख क्या है, एक परनोद है और भूख अभिप्रेरक है। सीधे शब्दों में कहें तो भूख अभिप्रेरक है, जिससे कि हम भोजन सामने से कितना ही अच्छा हो मगर भूख नहीं लगी हुई है, हमें इच्छा ही नहीं होगी। और खाना खा लिया आपने शानदार बढ़िया तरीके से, अब उसके बाद में आपको चाहे काजू की कतली ला दो, कर अरे यार एक बार साइड में रखो, और ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर कहते हैं अरे देखने मत दो, दिखाई मत दो, इसको साइड में करो। तो वहाँ क्या हुआ, तो यहाँ ये सारी चीज़ें काम करती है। तो अभिप्रेरक समझ में आ रहा होगा। दूसरा अभिप्रेरक है प्यास। प्यास को हम अंतर्नोद चालक भी कह सकते हैं। अभिप्रेरक वो चीज़ है जिसकी वजह से व्यक्ति कार्य करता है। तो प्यास लगेगी तो हम काम करेंगे। ये प्राकृतिक अभिप्रेरक है, आंतरिक अभिप्रेरक है। प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है, कोई अर्जित नहीं है, स्वाभाविक है, जैविक अभिप्रेरक है। जब हम कई घंटे पानी से वंचित होते हैं तो मुंह के भीतर गिल्लेपन में अत्यधिक कमी आने लगती है, मुंह सूख जाने पर प्यास लगती है। प्यास की व्याख्या शारीरिक क्रियाओं के रूप में करने के एक विशेष सिद्धांत जिसे डबल डिप्लेशन सिद्धांत, ये और कौन सा सिद्धांत आया देखते हैं, कहा गया है, भी प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्यास दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है। एक है कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाना तथा रक्त की मात्रा में कमी हो जाना। ठीक है, जब शरीर से अत्यधिक पानी किसी कारण से निकल जाता है, चाहे वो गर्मी से हो, चाहे वो ज़्यादा बोलने से हो, क्योंकि बोलने से भी जो है पानी की कमी आती है, या ज़रूरत के अनुसार उसे पानी नहीं मिल पाता है, जैसे सर्दियों में हम पानी पीते नहीं हैं, तो शरीर की कोशिकाओं का भीतरी भाग भी सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में हाइपोथैलेमस में एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका जिसे ओस्मो रिसेप्टर या नमक रिसेप्टर कहा जाता है, उत्तेजित होकर मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को स्नायु प्रवाह भेजकर सूचना देता है कि भाई जाओ, सूचना देता है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, जिससे व्यक्ति को प्यास अनुभव होता है। शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी की स्थिति को कोशिकीय निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन यानी पानी सूख जाना कहा जाता है। शरीर में पानी की कमी हो जाने से शरीर में खून की मात्रा में भी कमी हो जाती है, जिससे रक्तचाप में कमी आ जाती है, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप में इस कमी को हृदय और वृक्क में मौजूद वेरो रिसेप्टर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। रक्तचाप में कमी होने से वृक्क से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ जिसे रेनिन कहा जाता है निकलता है, जिसके खून में मिलने से एक विशेष पदार्थ जिसे एनगियोटेनसिस कहा, कितना बड़ा नाम है, कहा जाता है, बनता है। तो ये जो है, ये जो बनता है, बनने से व्यक्ति में प्यास का अनुभव होता है। कितनी लंबी चौड़ी बात है ना। तो ये तो वैज्ञानिक व्याख्या है। तो आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहाँ समझना है, बाकी यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन निकल के आएगा, मगर कारण बताया गया है कि इतनी लंबी चौड़ी बात है और अपन सामान्यतः अनुभव कर लेते हैं। अब शरीर में जो प्रोसेस हो रही है वो बताई गई है कि कहाँ से कहाँ संकेत मिलता है, क्या क्या होता है, कितनी लंबी प्रोसेस है, देखो आप। ठीक है, इतनी लंबी प्रोसेस तो सरकारी भर्ती में जो होती है ना, वैसे एक तरह से। अगला, यौन या काम, सेक्स। यौन अभिप्रेरक एक तीसरा जैविक अभिप्रेरक है, प्राकृतिक है। इसे अंशतः जैविक तथा अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। सामाजिक इसलिए कि बाह्य चलचित्र या कोई मान लीजिए तस्वीर या कोई दृश्य इत्यादि देखने से भी जो है ये अभिप्रेरक उत्पन्न होता है। यह दैहिक यानी कि बॉडीगत जो है अवस्थाओं पर आधारित होते हैं तथा इससे अन्य व्यक्ति सम्मिलित होता है। यह व्यक्ति के अन्य व्यक्ति मतलब नर और मादा, यह व्यक्ति के सांवेगिक पहलू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संवेग जो होते हैं, संवेग को संतुलित, यही कारण कि इसे जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहा गया है। हालांकि जैविक आंतरिक है, यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंतरिक है, जन्मजात है, मगर इसमें सामाजिकता की भी भूमिका रहेगी। यह एक जैविक अभिप्रेरक के रूप में भी अन्य जैविक अभिप्रेरकों से इस अर्थ में भिन्न है कि यह जीवन के अस्तित्व को संपोषित करने के लिए अन्य जैविक अभिप्रेरकों के समान आवश्यक नहीं है। भाई जैसे पानी है वो तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति मर ही जाएगा। भोजन है वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति मर ही जाएगा। परंतु यहाँ पे जो है ये अभिप्रेरक है, इसको संयमित नियंत्रित भी किया जा सकता है और इसके अभाव में व्यक्ति मरेगा नहीं। ठीक है, यौन अभिप्रेरक में शरीर में किसी तत्व की कमी नहीं होती है। यह नहीं है कि जैसे वो पानी कोशिकाओं में नष्ट हो गया या वह इस तरह से। और यौन अभिप्रेरक की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित संवेदी उद्दीपकों से अधिक होती है। यानी वातावरण किस प्रकार का है, अब आप मान लीजिए एक तो रेगिस्तान में बैठे हैं, एक आप मान लीजिए किसी
प्रोग्राम में गए जहाँ डांस चल रहा है, डीजे पार्टी हो रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। तो जबकि अन्य जैविक अभिप्रेरकों में ऐसा नहीं के बराबर होता है। जैसे अन्य जैविक अभिप्रेरक है उसमें ऐसा लगभग बाहरी जैसे मान लीजिए कि भोजन आपने कर रखा है और बाहर स्वादिष्ट भोजन पड़ा है, तो भी आपकी ज़्यादा इच्छा नहीं होगी कि भी आपकी तृप्ति हो रखी है। और या मान लीजिए भोजन नहीं भी रखा हुआ है तो भूख लगी है तो वो भोजन तलाश करेगा, मगर यहाँ पे जो है इस प्रकार की आवश्यक शर्त नहीं है। यौन अभिप्रेरकों का संबंध यौन ग्रंथि या गोनाड्स से है। पुरुषों की यौन ग्रंथि को अंड ग्रंथि तथा महिलाओं की यौन ग्रंथि को अंडाशय या डिंब ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में यौन ग्रंथि तरुणावस्था से सक्रिय हो जाता है। तो हम इसको जन्मजात तो माना, मगर सक्रिय जो है, ध्यान रखना है तो जन्मजात ये, मगर सक्रिय जो है वो तरुण अवस्था या किशोर अवस्था, जो लड़कियों में 11 से 13 वर्ष और लड़कों में 12 से 14 साल, यानी लगभग 2-1 साल का। यह हम देखते हैं विकास की अवस्था में भी बालिकाओं का विकास जल्दी होता है, बालकों का विकास थोड़ा धीमी गति से होता है। तो जो ये डिफरेंस जो है, लैंगिक जो भेद है प्राकृतिक, वो पाया जाता है। पुरुष तथा महिला यौन ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। स्त्री हार्मोन में एस्ट्रोजन्स प्रमुख, आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट भी है ये, यानी कि साइंस, जनरल साइंस में आपने पढ़ा होगा। और पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन। स्त्री हार्मोन्स और पुरुष हार्मोन्स दोनों में ही, अर्थात स्त्री तथा पुरुष में ही पाए जाते हैं, दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ मात्रा का होता है। अच्छा, यानी दोनों में दोनों हार्मोन्स होते हैं, मगर स्त्रियों में ये ज़्यादा मात्रा और पुरुषों में इसकी ज़्यादा मात्रा। स्त्री में स्त्री हार्मोन्स पुरुष की अपेक्षा अधिक, उसी तरह पुरुष में पुरुष हार्मोन्स स्त्री की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो ध्यान रखना, सामान्यतः हम इतना ही समझते हैं कि महिलाओं में एस्ट्रोजन्स और पुरुषों में ये, तो यहाँ लिखा गया कि दोनों ही होते हैं, मगर एक की मात्रा ज़्यादा होती है, दूसरा थोड़ा सा कम होता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी स्त्री में भी टेस्टोस्टेरोन अगर थोड़ी मात्रा ज़्यादा है, तो आप देखते हैं कई बार जैसे मान लीजिए हल्की मूछें हैं या इस प्रकार का कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। या मान लीजिए अगर पुरुषों में इस प्रकार एस्ट्रोजन्स ज़्यादा है तो फिर उनकी आवाज़ का, या मान लीजिए ऐसे कुछ उनमें हल्के फुल्के से जो लक्षण है, जो थोड़े स्त्रीय लक्षण जो है वो झलकते हैं। तो ये हार्मोन्स का इनबैलेंस की वजह से। यौन हार्मोन्स केंद्रीय तंत्रिका के साथ अंतःक्रिया करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग विशेष हाइपोथैलेमस अग्रवर्ती पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक मटर के आकार की मस्तिष्क में होती है, जो सभी की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, लंबाई वगैरह उन सभी को ये कंट्रोल करती है, जिससे एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो यौन ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल पेट में होती है। ये तो वो करो या मरो वाला हार्मोन आपने पढ़ा होगा, यानी कि अपने को जोश दिलाता है, को भी प्रभावित करता है, जिससे यौन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। इसके बाद यौन हार्मोन्स खून में मिलकर पुनः हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं, दोबारा चक्कर लगा के, जिसके परिणाम स्वरूप यौन उत्तेजना में संलिप्त तंत्रिका नेटवर्क उत्तेजित हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस का विशेष क्षेत्र जो इस नेटवर्क को उत्तेजित करने में अहम भूमिका निभाता है, उसे प्रीऑप्टिक क्षेत्र कहलाता है। कितनी लंबी थोड़ी प्रोसेस है देखो, है। तो ये सारा अपना जैव तंत्र है शरीर का, बहुत बड़ा विज्ञान है अपने आप में। तो ये हो गया। अब है इसमें नींद। अब इसको पुनः 1 नंबर कैसे दिया है इन्होंने, 3, अब यहाँ पे 4 होना चाहिए था। ठीक है, कुछ इस किताब में प्रिंट मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नींद जो है वो भी अपने आप ही आती है, व्यक्ति थक जाता है। तो प्राणी के लिए नींद चौथा महत्वपूर्ण जन्मजात अभिप्रेरक है। तो ये ध्यान रखना, जन्मजात अभिप्रेरक। नींद 2 प्रकार की होती है, तीव्र आंख गतिक नींद, रैपिड आई मूवमेंट, और अतीव्र आंख गतिक नींद, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तीव्र आंख गतिक नींद में व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती है। तीव्र आंख गति यानी आंखें तेजी से गति करती है और वह प्राय भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देखा करता है। इस तरह की नींद में व्यक्ति आधा सोता है, आधा जगता है, और नेत्र गोलक में तीव्र गति होते पाई जाती है। यानी सोए हुए को भी आपने देखा होगा, आंखें जो है ना, पलकें बंद है तो भी वो आंखें थोड़ी इधर उधर मूवमेंट करती है। ठीक है, तो वो उसको तीव्र गतिक, आंख की गति हो रही है तीव्र, और उसकी नींद पूरी नहीं है। सामान्यतः नींद का 20% नींद ऐसा ही होता है, यानी अपनी नींद का 20वां हिस्सा ऐसा होता होगा। तीव्र आंख गतिक नींद को स्वप्न नींद भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, आप यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, हाईलाइट कर देते हैं।
तीव्र आंख गतिक नींद की दो विशेषताएं होती है। उम्र बीतने के साथ आरईएम नींद का प्रतिशत व्यक्ति में घटता जाता है। अच्छा, यानी बच्चों में तभी आते हैं, बच्चों में ज़्यादा सपने आते हैं। बच्चों में कुल नींद का करीब 50% जो है आरईएम नींद होता है, परंतु यह वयस्कों में घटकर 20% हो जाता है। बच्चों में क्या है, बच्चे नींद भी ज़्यादा लेते हैं इस तरह से। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह केवल स्तनपायी प्राणियों में होता है। स्तनपायी समझ गए होंगे आप। अतीव्र आंख गतिक नींद में व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तथा व्यक्ति में संवेदी प्रक्रियाएं बहुत कम होती है। इस तरह के नींद में श्वसन गति धीमी हो जाती है और हृदय गति धीमी हो जाती है तथा रक्तचाप भी कम हो जाता है। तीव्र आंख गतिक नींद में ये सारी प्रक्रिया उलट हो जाती है। तो ये जो नींद है अतीव्र वाली, ये ज़्यादा आरामदायक रहती है। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे अभिप्रेरक, जो कि जन्मजात भूख है, प्यास है, नींद है और काम है। अब बात आती है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। मनोसामाजिक का मतलब समाज से जुड़े हुए भी है और अपने मन से जुड़े हुए भी है। मनोसामाजिक अभिप्रेरकों को अर्जित अभिप्रेरक भी कहा जाता है। याद रखना, नाम समाज आ गया ना, तो समाज से प्राप्त किए हुए। मान लीजिए आपका पड़ोसी बहुत अच्छा बिजनेस करके प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि यार ये देखो कितना जल्दी प्रोग्रेस करके और इस मुकाम पे पहुंचा है, हम भी कुछ करें। तो वो सामाजिक प्रेरणा हुई ना। परंतु व्यक्ति जिसे अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। हमारी इच्छा रहती है कि समाज में हमारी पूछ हो, हमें पूछें, हम श्रेष्ठ रहें। तो ये अभिप्रेरणा है। आगे हम अब्राहम मैस्लो में भी चीज़ पढ़ेंगे। ये अभिप्रेरक कुछ ऐसे होते हैं जिसके बिना व्यक्ति जैविक रूप से तो जिंदा रह सकता है, परंतु सामाजिक रूप से उसका जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसे अभिप्रेरकों को सामाजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति उन्हें सामाजिक परिस्थितियों जैसे परिवार, पास पड़ोस, परिवार में मान लीजिए कोई कामयाब हो गया, कोई व्यक्ति, ये तो पॉजिटिव है। नेगेटिव, कोई मान लीजिए व्यक्ति जो है वो शराब की आदत होगी अत्यधिक, और वह शराब पीने के बाद में सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी उसने, तो हमें नकारात्मक अभिप्रेरणा मिलेगी कि अगर इसी तरह का आपने भी किया तो आपकी भी यही इज्जत रहेगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उदाहरण यहाँ पे लिए जा सकते हैं। पास पड़ोस, स्कूल, कॉलेज के साथियों आदि के बीच के रहकर सीखता है। तभी कहते हैं ना, संगति का बहुत फर्क पड़ता है। संगति भी यहाँ मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। एक तो अभिप्रेरणा मिलती है, साथ वाला गुटखा खा रहा है, बच्चा भी सोचेगा गुटखा खा लो, ठीक है, और अभिप्रेरणा भी मिलती है और साथ ही साथ वातावरण भी मिलता है उसी प्रकार का। तो अब है प्रमुख सामाजिक अभिप्रेरक। तो अभी हमने जो पढ़े थे पहले वाले, वो तो थे जैविक अभिप्रेरक यानी कि आंतरिक अभिप्रेरक। ये है सामाजिक अभिप्रेरक या बाह्य अभिप्रेरक, इनको मनोसामाजिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपके। आप इस वीडियो को सुनते जाइए, नोट्स कुछ नहीं बनाने आपको, सुनते जाइए। PDF आपको मिल जाएगी। रिवीजन करने के ऐसी कोई खास रहें तो कोई स्क्रीनशॉट आप ले लेना कोई खास चीज़ की, बाकी सुन लो। आपने पढ़ तो रखा ही होगा मनोविज्ञान, और नहीं भी पढ़ रखा तो 11वीं और 12वीं की किताब पढ़ने के बाद में और पीछे कुछ रह नहीं जाता। और इनमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। गाइड में क्या होता है, शॉर्ट फैक्ट होते हैं, तो इस वजह से वहाँ डिटेल कम होती है। समाज में संबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना संबंधन के व्यक्ति समुदाय में नहीं रह सकता। भी आपस में एक दूसरे से संबंध, हाई हेलो, बातचीत, रिश्तेदारी, आना जाना, वो सब। प्रतिदिन हमें दूसरों के साथ की या मित्रों की आवश्यकता होती है। और देख लीजिए, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो सोचते हैं अकेले रहें, यार ये डिस्टर्ब करते हैं, ये है वो है। और जब आप पूरी तरह से अकेले रहते हैं, मान लीजिए आप पढ़ने के हिसाब से रहते हैं, तो 1 या 2 दिन भी अगर आप रहेंगे तो आप फिर गुमसुम से हो जाएंगे, ऐसे लगेंगे बोलना ही भूल गए। फिर आपकी इच्छा होगी आप किसी को फ़ोन करेंगे, किसी से बात करेंगे। तो व्यक्ति समाज में भी रहना चाहता है, अकेला भी रहना चाहता है, अकेला भी नहीं रह सकता, समाज में भी नहीं रह सकता, दोनों सारी चीज़ें हैं। तो या हम दूसरों के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहते हैं, कोई भी सदैव अकेले नहीं रहना चाहता। जैसे ही लोग परस्पर आपस में कुछ, यानी व्यक्ति साथ रहता है तो झगड़ता है, और अकेला रहता है तो कहता तना हूँ, गम में रहता है। तो ये जो है बैलेंस, ये तो साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाना होता है। जैसे ही लोग परस्पर आपस में कुछ समानताएं देखते हैं, वे एक समूह बना लेते हैं। चाहे वो समानता किसी भी प्रकार की हो, सामाजिक हो सकती है, जातिगत हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, काम धंधे संबंधित हो सकती है। और अगर आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो वहाँ आपको अपने देश का मिलता है तो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप असम में और वहाँ आपको राजस्थानी दिख गया, तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जब आप अपने कहीं परिवार वाले को देखते हैं तो वो
तो इस तरह से जैसे जैसे हम बाहर जाते जाते हैं वो दायरा बढ़ता जाता है, दूरी बनाते हैं वैसे वैसे। समूह का निर्माण अथवा सामूहिकता मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अक्सर लोग दूसरों के निकट पहुंचने, उनकी सहायता प्राप्त करने, उनके समूह बनाने का सदस्य बनने के लिए घोर प्रयास करते हैं। यानी लोगों का रहता है कि उनका ग्रुप हो, उनकी मंडली हो। दूसरों को चाहना भौतिक व मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंधन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, यानी कि दूसरों के साथ भौतिक रूप से यानी फिजिकली जाएं, अभी तो कोरोना में थोड़ा सोशल डिस्टेंस था, और मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है। अब जैसे आजकल सोशल मीडिया से हम केवल मनोवैज्ञानिक रूप से रहते हैं, भौतिक रूप से नहीं रहते, से निकट आने की चाह को संबोधन कहते हैं। फोटो लगाई, कितनों ने लाइक किया, देखते हैं कितनों ने कमेंट किया। इससे सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा अंतर्निहित है। संबंधन की आवश्यकता उस समय उद्दीप्त होती है, उद्दीप्त का मतलब जगती है, जब लोग अपने को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है तो वह किसी खास दोस्त को याद करेगा। और उस समय भी जब वे प्रसन्न होते हैं, खुशी है तो भी यार बांटो, खुशी है पार्टी करो, बुलाओ दोस्तों को और केक बांटो और ये मिठाई बांटो, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जिन व्यक्तियों में यह आवश्यकता प्रबल होती है वे दूसरों का साथ खोजते हैं और दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? संबंध अभिप्रेरक, यानी ये एक सामाजिक अभिप्रेरक है। नाम ही आ गया संबंधन, यानी कि एफिलिएशन। तो संबंधन हम स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं समाज के साथ। दूसरा है शक्ति अभिप्रेरक, पावर। ये क्या है? तो इसमें देखिए, शक्ति अभिप्रेरक जो है, शक्ति अभिप्रेरक एक अन्य सामाजिक अभिप्रेरक है। तो ये भी ध्यान रखना कैसा है? सामाजिक। अब प्राकृतिक को आप पहचान लोगे तो सामाजिक अपने आप ही पीछे बचेगा। दूसरों के संवेग या व्यवहार पर चेतन या अचेतन रूप में इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को सामाजिक सत्ता की संज्ञा दी जाती है। शक्ति अभिप्रेरक के विभिन्न लक्ष्य है: प्रभाव डालना, नियंत्रण करना, सम्मत कराना, नेतृत्व करना, दूसरों को मोहित कर लेना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना। तो ये पावरफुल है। मतलब होता है ना कि दूसरे मेरे कंट्रोल में रहें, दूसरों का नेता बनूं। तो ये नेतृत्व वाली भावना, जैसे हम राजसी प्रवृत्ति कह सकते हैं इस प्रकार की, या राजशाही। तो जैसे लोग अपने, वैसे लोग जिनमें शक्ति अभिप्रेरक अधिक होता है, शक्ति अभिप्रेरक अधिक होता है, या हाईलाइट कर देते हैं आपके, इस अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति निम्नलिखित ढंग से करते हैं: भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिता, खेलकूद में अधिक भाग लेना, निम्न सामाजिक स्तर के लोगों के प्रति अधिक आवेगशील, आवेग का मतलब आवेग होता ना जैसे फोर्स एक तरह से, और आक्रमणशील व्यवहार दिखाना, यानी छोटों पर दबदबा करना, दादागिरी करना, ठीक है ना। तो वो भाई लोग किसी संस्थान में ऐसा पद ग्रहण करना जहाँ से आसानी से दूसरों पर नियंत्रण रख सकें, सुपरवाइजर बन गए। अनेक प्रकार की सामग्रियाँ इकट्ठा करना ताकि दूसरे लोग जब उनके घर आएँ तो उन सभी सामानों को देखकर उसे अधिक धनी होने का अंदाज़ा आसानी से कर सके कि यार इतनी सारी चीज़ें, तो मतलब दाम है। खास पैसा जैसे शिक्षण, व्यापार आदि में अधिक जाना। ये देखो आप वाला या अपने वाला शिक्षण में भी होता है ना, एक बच्चों के ऊपर तो उसका शिक्षक का प्रभुत्व होता ही है। हालांकि शिक्षण प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक है, इंटरेक्शन प्रक्रिया है, मगर फिर भी बच्चों पे निश्चित रूप से शिक्षक का एक प्रभाव रहेगा ताकि उन्हें बहुत से लोगों पर नियंत्रण करने का मौका मिले। बच्चों पर नियंत्रण करेंगे। तो किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में अपने आप को आकर्षक और अनुशासित बनाए रखना तथा कम लोकप्रिय लोगों से संबंध रखना, क्योंकि ऐसे लोगों को नियंत्रण करना काफ़ी आसान होता है। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। यानी ये इस प्रकार का कोई उदाहरण दे दिया आपसे कि ये किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो ये एक पहली बात, ये बाह्य अभिप्रेरक है क्योंकि लोगों से संबंधित है, और बाह्य में भी किस प्रकार का? शक्ति, पावर अभिप्रेरक, ठीक है। अब है उपलब्धि अभिप्रेरक, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके अलग से सिलेबस में अलग से दे रखा है ये नाम, तो मेरे ख्याल से उपलब्धि अभिप्रेरणा शायद होनी चाहिए। अभिप्रेरणा, तो ये उसी में ही आ जाता है, सेकंड ग्रेड में था शायद, अलग से नाम दे रखा था। उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी अचीवमेंट से तात्पर्य श्रेष्ठता के खास स्तर प्राप्त करने की इच्छा से होता है। यानी कि एक कोई खास उपलब्धि हासिल कर ली। कुछ विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कईयों का तो ये होता है कि भाई पास आ जाएं, कईयों का तो यार मेरिट में आना है, क्लास में टॉप आना है। ऐसे ही आप देखते हैं रीट हो या सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम हो, कुछ टारगेट लेके चलते हैं मन में ही कि अपने को तो फर्स्ट रैंक लानी है, टॉप 10 में आना है,
और कई बार वो अचीव भी करते हैं, लाते भी हैं। कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं, क्योंकि अच्छे अंक या श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की, बस ये याद रखना आपको, उत्कृष्ट ठय नहीं होगा यहाँ, शुद्ध हिंदी की दृष्टि से यहाँ टय होगा, ठीक है। तो उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। यानी उत्कृष्ट होना, टॉप होना, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होना, इस प्रकार का है अभिप्रेरणा, वो है उपलब्धि की, कुछ उपलब्धि हासिल करें, कुछ खास अचीवमेंट हासिल करें। उपलब्धि की आवश्यकता, जैसे मान लीजिए मैं ऑलरेडी व्याख्याता हूँ, मगर जो खाली समय है तो मुझे भी फील होता था कि खाली समय इसका कुछ उपयोग किया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया तो इसके माध्यम से यूट्यूब से जुड़ गए, और जैसे जैसे जुड़े पूरे राजस्थान स्तर पे धीरे धीरे पहचान बनने लगी, आप लोगों के कमेंट आने लगे तो और अनुभूति हुई और अच्छा महसूस हुआ। तो इस तरह से फिर होता है कि चलो हम कुछ और अच्छा करते, तो एक प्रेरणा मिलती जाती है। अब उपलब्धि, अभी 70,000 सब्सक्राइबर है, अब उपलब्धि अभिप्रेरण क्या है कि 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं। तो हम भी गर्व से कह सके कि हम भी 1 लाख मेंबर वाले, 1 लाख विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, 1 लाख स्टूडेंट तक हम पहुंचे हैं, जिन्होंने, यानी विद्यार्थी व्यू तो ज़्यादा करते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। रेड वाला बटन आप कर देना उसको, ठीक है, और रेड नहीं है तो सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो उपलब्धि की आवश्यकता, जिसे NACH भी कहते हैं, व्यवहारों का, ये है ना ACH यानी अचीवमेंट, तो ये ACH, N का मतलब नीड और ACH यानी अचीवमेंट भी कहते हैं, व्यवहारों का अर्जन और निर्देशित करती है तथा परिस्थितियों के प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है। सामाजिक विकास के शुरू के वर्षों में बच्चे उपलब्धि अभिप्रेरणा को माता पिता तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से अर्जित करते हैं। यानी बच्चे शुरू में क्या कहते हैं, कहाँ से करते हैं, माता पिता से। माता पिता कहते हैं बेटे तुम्हें टॉप आना है, तुम्हें ये करना है, तुम रेसिंग में फर्स्ट आना है, ठीक है। या सामाजिक और सांस्कृतिक, जैसे कोई नृत्य वगैरह, या कोई नृत्य क्या, जैसे कोई नाटक वगैरह या कोई कहानियाँ, उसके अलावा समाज में दूसरे बच्चों को देखकर, तो वहाँ से अर्जित करते हैं। फिर ये अपने आप ही होने लगती है कई बार अंतरात्मा से, यानी आंतरिक रूप से। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति ऐसे कृत्यों को वरीयता देते हैं जो मध्यम कठिनाई स्तर और चुनौती वाले हो। उनमें अपने निष्पादन के संबंध में जानकारी या पुनर्ग्रहण प्राप्त करने की इच्छा सामान्य से अधिक होती है। एक सामान्य इच्छा है कि ठीक है, हो रहा है, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ठीक है। एक है कि नहीं, करना है, टॉप करना है, ठीक है, सिलेक्शन करवाना है, तो वो उपलब्धि अभिप्रेरण। और एक चीज़ और होती है इसमें, जैसे सफलता मिलती है वैसे ही ये और बढ़ता जाता है। स्वयं को तथा दूसरों को प्रेरित करने के कुछ उपाय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आपके काम आएगा। अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। ये बात बड़े बड़े लोग कहते हैं, कामयाब लोग कहते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अपन क्या करते हैं, बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लिया और कठोर टाइम टेबल बना लिया, 12 घंटे पढ़ना है, पढ़ते नहीं 1 घंटा ही, सीधे 12 घंटे, उठते हैं 7 बजे, कल सुबह 4 बजे उठना, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, 1 घंटा प्राणायाम करना, भाई 5 मिनट 10 मिनट पहले करो। तो इसलिए कुछ दिनों का, जैसे 1 दिन का, 7 दिन का, 1 सप्ताह का, ठीक है, 1 माह का, ऐसे छोटे छोटे टारगेट तय करने चाहिए। और दिन को भी कई हिस्सों में बांटा जा सकता है कि चलो सुबह हमें इतने टाइम में, यानी थोड़ा थोड़ा करके जो है आगे बढ़ाना चाहिए। और ये अभिक्रमिक अनुदेशन में भी होता है। जो भी कार्य करें योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से करें। व्यवस्थित होने का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे वीडियो बनाना है, अब मुझे ये पेन ही नहीं मिला, 10 मिनट कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। कई लोगों को चाबी नहीं मिलती, कहीं जाना है, मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिली, गाड़ी की चाबी नहीं मिली। चीज़ें व्यवस्थित रखो, जिस चीज़ को जहाँ रखना है। ये बातें तो अब मेरे पिताजी भी कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ से ली वहीं रखो। तो वो क्या है, एक मैनेजमेंट का सिद्धांत भी है और ये प्रेरणा भी देता है। कैसे, किताब है, बच्चे क्या करते हैं, किताब कोई कहीं फेंक दी, कोई कहीं फेंक दी। किताब को व्यवस्थित रखो, जगह से रखो। और मैं भी कहता हूँ ना आपसे कि टेबल पर या अलमारी में जो रीड से संबंधित अति आवश्यक पढ़नी है उन्हीं को रखो, बाकी को साइड में हटा दो, क्योंकि वो ध्यान बंटाती है और आपको नेगेटिव ले जाती है। लक्ष्य प्राप्ति पर अपने सहयोगी या मित्र को पुरस्कृत कीजिए, जैसे कलम यानी कोई वस्तु जिससे उसके चाह हो, पुरस्कृत कर अभिवृत करें। तो मैं कक्षा के विद्यार्थियों को हर साल जो मेरे विषय में इतिहास में टॉप आता है उसको अलग से पर्सनल पुरस्कृत करता हूँ 26 जनवरी 15 अगस्त। तो क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है।
तो पुरस्कार भी प्रेरणा देता है। जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं, उनको ट्रॉफी देते हैं, साफा पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, तो उसको लगता है कि यार मैंने कुछ किया है और उसकी इज्जत हुई है मुझे, और उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ये आपके समझ में आ गया उपलब्धि अभिप्रेरण क्या है, यानी कुछ उपलब्धि हासिल करने की जो प्रेरणा है, कुछ उत्कृष्ट बनने की जो प्रेरणा है, कुछ कर गुजरने की जो प्रेरणा है, जो चाह है, जो इच्छा है, वो उपलब्धि अभिप्रेरण है, अचीवमेंट। और ये नीड आवश्यक उपलब्धि की आवश्यकता, यानी इसमें सामान्य आवश्यकता नहीं है। सामान्य आवश्यकता तो ऐसे ही पूरी हो रही है कि सिलेक्शन हो गया, टॉप आना है तो वो चीज़, और इसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, योजना बनाएं, हल्का टाइम टेबल बनाएं, क्या करना, नहीं तो दिन ऐसे चला जाता है, 24 घंटे पता ही नहीं चलता। एक टाइम टेबल होता है, चाहे 4-5 घंटे का ही हो, परंतु वो आपको 1 घंटा भी आपने कोई स्पेशल काम किया रेगुलर तरीके से, तो वो भी प्रभाव डालता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और आप बने रहिए, ये बस इतना ही है, ये ना बस होने वाला पार्ट पूरा। अब हम ये देखते हैं अब्राहम मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने पब्लिक ग्रेड में भी इसको हमने पढ़ा था, सामाजिक सेकंड ग्रेड की तैयारी और सिलेक्शन के दौरान। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, यानी आवश्यकता जो होती है ना, उस आवश्यकताएं बढ़ती जाती है और वैसे वैसे जो है उसको काम करता है व्यक्ति। पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम एच मेस्लो के द्वारा दिया गया था 1968-70। ठीक है, अब्राहम मेस्लो, उन्होंने मानव व्यवहार को आवश्यकताओं के एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। उसके सिद्धांत को आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी एक काम हुआ, फिर दूसरी आवश्यकता, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह से। यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। मेस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में समझा जा सकता है। ध्यान रखना, पिरामिड के रूप में आवश्यकता का किसने दिया? मेस्लो ने दिया है। ठीक है, प्रश्न देखो सीधे सीधे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सीधे सीधे प्रश्न ही आप ध्यान रखना यहाँ से बन सकते हैं। जिसके पदानुक्रम यानी एक अनुक्रम होता है पद का, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी, सबसे निचले स्तर से मूल शारीरिक, क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, यानी पहली जो व्यक्ति की आवश्यकता है वो जैविक है। अब आप भूखे हैं, प्यासे, और आपको कह दे कि फर्स्ट आना है, रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है, शाम को क्या खाएंगे, और कह रही है कि आपको तो टॉप करना है यार, समाज में नाम रोशन करोगे, समाज को छोड़ो, पहले रोटी का जुगाड़ करो। ठीक है ना, तो मूल आवश्यकता क्या है? भूख। अब नींद आ रही है भयंकर, और व्यक्ति जो है उसको कह दें कि भाई तुम ये करो, तो पहले वो नींद लेगा, रिलैक्स करेगा, फिर वो करेगा। तो पहले मूलभूत आवश्यकताएं हैं भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि। यहाँ जो है इसमें भी आपको क्लियर कर किया जा चुका है कि ये प्यास और नींद की तरह अति आवश्यक नहीं है कि इसको पूर्ति की जाए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर व्यक्ति के खतरे से बचने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे तात्पर्य भौतिक और मनोवैज्ञानिक। पहले हम इसको देख लेते, फिर मैं आपको और क्लियर करूंगा। भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों से सुरक्षा से हैं। अब मान लीजिए व्यक्ति ने खाना खा लिया, भूख मिट गई, अब वो उसको डर है कि कहीं उस पर रात में कोई चोर हमला नहीं कर दे, ठीक है, कोई डाकू हमला नहीं कर दे, कोई जंगली जानवर हमला नहीं कर दे। तो व्यक्ति क्या करेगा कि अब वह एक मकान बनाएगा या सुरक्षा स्थापित करेगा। इसके पश्चात स्नेह की आवश्यकता उसमें होती है, दूसरे व्यक्तियों का उनसे प्रेम करना और उनसे प्रेम प्राप्त करवाना। अब उसने रोटी का जुगाड़ हो गया, रोजगार मिल गया कि ठीक है भोजन का है, मकान भी बना लिया। अब वह कि यार मकान बना लिया, अकेले बैठे, कोई अड़ोसी पड़ोसी से हाई लो नहीं कि यार आओ घर पे आओ, चाय पानी पियो, क्या सीधे चले जाते हो। तो वो आएगा, फिर आप उसके घर आएंगे, वो आपका घर देखेगा, कहेगा यार गजब बनाया, वास्तव में क्या चल रहा है। तो ये सब क्या हुआ? ये हो गई अगली आवश्यकता, यानी स्नेह की आवश्यकता। ये बाद में है ना, सीधे स्नेह की जरूरत पड़ी क्या? पहले उसको रोटी की जरूरत थी, फिर उसको सुरक्षा की जरूरत थी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। उसके बाद में उसको थोड़ी इज्जत की जरूरत हुई। इस आवश्यकता के पूरे होने पर व्यक्ति आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, जिससे व्यक्ति समाज में दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। अब उसकी ये इच्छा होती है कि चलो यार सब कुछ है, अड़ोसी पड़ोसी भी आते हैं, घर घर भी है, अब थोड़े समाज में इज्जत हो, जब भी जाएं तो लोग करें अरे आओ आओ, ठीक है, ये नहीं कि जाओ हो जाओ। तो पदानुक्रम में सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है कि जहाँ भी जाएं उसके मतलब ठाट बाट और उसका रुतबा बना रहे। और वो फिर क्या है, फिर अगली आवश्यकता क्या आ जाती है? कुछ शीर्ष पे, आत्मसिद्धि का मतलब शीर्ष पर बना रहे, टॉप बना रहे हैं। आप देखते हैं बॉलीवुड में सुपरहिट बने रहने का दबाव होता है, सीएम पीएम कुर्सी बनी रहने का दबाव होता है कि एक बार तो बन गए, अगली बार और बने, ठीक है।
सबसे ज़्यादा रहने का रिकॉर्ड बना, ये व्यक्ति के होता ही है। तो ये इस तरह से जो है उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो पदानुक्रम यानी ये क्रम है, इसमें यह नहीं है कि भोजन के बाद सीधा ही उसको भोजन मिलते ही वो सीधा ये सोचें पहली आवश्यकता के बाद में कि सीधी पाँचवीं कि अब तो सब जगह मुझे जो है जहाँ भी जाएं लाल बत्ती की गाड़ी और आगे पीछे काफिला, वो सीधा नहीं होता, क्रमबद्ध क्रम। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अब्राहम मास्लो ने जो दिया है और आप भी इससे सहमत होंगे। तो सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो अभी यहाँ क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो इनके क्रम का बन सकता है और एक ये किसने दिया है बन सकता है पिरामिड वाला। तो जो व्यक्ति को अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरणा में परिलक्षित होती है। आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वतः स्फूर्त और नवीनता तथा चुनौती से मुक्त होता है। यानी ये ध्यान रखना, चुनौती से मुक्त है, ये नवीनता है, इसमें स्वतः स्फूर्त है मगर चुनौतियां नहीं है। ऐसे व्यक्ति हास्य भावना से परिपूर्ण तथा गहरे अंतर्व्यक्ति संबंध बनाने की क्षमता रखता है। यानी खुश मिजाज और अच्छे संबंध बनाना, ये इस प्रकार की भावनाएं उसमें आती है। तो मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, कई बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ये किसने दिया पिरामिड वाला आवश्यकता पदानुक्रम, मैस्लो का। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 बातें हैं। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है। और दोस्तों मैंने जो साइकोलॉजी पढ़ाई है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो उसके जो क्लास नोट्स है वो आपको मेरे चैनल माफ़ी चाहूँगा जो है ऐप यस गुरु, वहाँ पर PDF सेक्शन में जाके आपको मिल जाएंगे। करीब 100 पेज के हैं, वहाँ पे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको रीडिंग लगा सकते हैं उनकी, चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कुछ पेजेस का निकाल सकते हैं, या लैपटॉप वगैरह तो उसमें बड़ा करके भी आप आराम से कंप्यूटर में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्रिया क्या है, शारीरिक क्रिया, याद रखना पहली है शारीरिक। ठीक है, यानी कि शरीर जो है ना उसकी आवश्यकता की पूर्ति जरूरी है। दूसरी क्या है, पहले शारीरिक हो गई, फिर है सुरक्षा, कि भाई अब सुरक्षा हो, यानी व्यक्ति रात में सोएं तो उस पर कोई जंगली जानवर हमला नहीं करें, कोई चोर उचक्का नहीं आ जाए, तो उसको वो दूसरा डर है। ठीक है, तो इसके लिए वो मकान बनाता है, सुरक्षा करता है। आत्मीयता की आवश्यकता, संबंध स्थापित करने की आवश्यकता अड़ोस पड़ोस, दोस्तों, रिश्तेदारों से। फिर संबंध स्थापित हो गया, फिर उसको रहता है कि सम्मान की आवश्यकता, कि उसको इज्जत मिले। ठीक है, और फिर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी बस वो सर्वे सर्वा हो, वो श्रेष्ठ हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। तो इसका एक ट्रिक भी मैंने बना रखी है, सासु सास। ठीक है, ये मतलब सा से हो गया शारीरिक, सु से सुरक्षा, और फिर सा से सामाजिक संबंध, और फिर स से सम्मान। तो सासु सास आत्मा में। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यहाँ अगर इस वीडियो को कोई माताएं बहनें बहुओं के रूप में देख रही है तो सासु किसको बोलते हैं, सासु को बोलते हैं, सास भी बोलते हैं उसको। तो सासु सास आत्मा में रहती है, इतना वो सम्मान करते हैं उनका दिलो दिमाग में। ठीक है, तो सासु सास, सास से शारीरिक आवश्यकता, सु से सुरक्षा, फिर सा से आत्मीयता या सामाजिक संबंध भी लिखा रहता है कई जगह, सामाजिक संबंध की आवश्यकता, फिर वापस से सम्मान, और लास्ट में आत्मा। ठीक है, आत्मसिद्धि की अवस्था। तो हो गया क्लियर। अब आगे है पूर्ति नहीं होती जब तक व्यक्ति ऊपरी स्तर की आवश्यकताओं पर नहीं पहुंच जाता। क्या पूर्ति नहीं होती, पदानुक्रम में जब तक निचले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। ये बात तो है ही भाई, जब भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे व्यक्ति से तो कुछ नहीं हो सकता, तो पहले उसको भोजन फिर सुरक्षा, तो ये क्रम से ही चलता है। इसमें क्रम भंग करने पर वो क्रम भंग होता ही नहीं है इसका। तो ये मैस्लो का कहना है। प्रमुख पद, मूल प्रवृत्तियाँ, अंतर्नोद, ये आया था अभी इसमें, लक्ष्य या उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक यानी जो हमें प्रेरित करते हैं वो चीज़ें। जैविक आवश्यकताएं, भूख प्यास काम नींद। मनोसामाजिक आवश्यकताएं आई, मनोसामाजिक यानी जो शक्ति संबंधी और वो आवश्यकताओं का पदानुक्रम आया, शरीर क्रियात्मक, सुरक्षा, स्नेह, सम्मान। ठीक है, और आत्मसिद्धि। तो पाठ पूरा होने की ओर है, और इसमें कुल 10 पाठ है, और हमने 8वां और 9वां पाठ कर लिया है। 10वां पाठ समय का है, वो हम करेंगे। फिर जो पीछे रह गए 7 पाठ उनको हम और देखेंगे। ठीक है, 15-20 वीडियो में आपके ये कवर हो जाएगी, और फरवरी में 11वीं 12वीं हम कवर करवा देंगे। ठीक है, फिर मार्च रहेगा आपके पास, अप्रैल के रहेंगे रिवीजन वगैरह करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु।
किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का नतीजा होती है, अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी किसी विशेष लक्ष्य, ठीक है, जैसे भोजन की ओर निर्दिष्ट या जैसे रीट, उसकी ओर सतत व्यवहार, जैसे रीट के लिए लगातार आप तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको अंदर से शक्ति मिल रही कि रीट है 25 अप्रैल को क्लियर करना है, इस बार छक्का लगाना है, चक देना है, बल्ले बल्ले चक दे पट्टे गिली गिली अक्खा, ठीक है। तो अब ये क्या है, वो अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा दो हो गई, एक तो जैविक हो गई भूख प्यास नींद काम, और एक हो गई मनोसामाजिक जो बाहरी जो है वो पुरस्कार भी उसमें आ जाता है। जैविक अभिप्रेरणा में फोकस, अभिप्रेरणा के सहज या जन्मजात जैविक कारकों जैसे हार्मोन, तंत्रिका, मस्तिष्क, उपवलकुटीय तंत्र आदि। जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण भूख प्यास काम नींद, ठीक है। मनोसामाजिक अभिप्रेरण उन अभिप्रेरकों की व्याख्या करती है, ये सार है वापस पाठ का, जो प्रमुख व्यक्ति के उसके सामाजिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अब व्यक्ति जंगल में रहेगा तो उसको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या अचीवमेंट हासिल की, कोई मतलब नहीं। यहाँ वातावरण भी कह सकते हैं इसको, तो सामाजिक पर्यावरण या वातावरण के साथ अंतःक्रिया आप मिलेंगे, तभी तो कहते हैं ना कि घर से भी बाहर निकलना चाहिए लोगों को, सामाजिक अवसरों में, शादी ब्याह में या अन्य कोई प्रोग्राम में जाना चाहिए। हम लोगों को देखते हैं, और जो लोग जितने ज़्यादा मान लीजिए रहे हुए हैं कोई किसी स्टेट में, कोई किसी गांव में और में, तो उनको उतना ही ज़्यादा नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के कल्चर को देखते हैं, उनको पता है, नहीं तो अपन कुएं के मेंढक बन जाते हैं। तो यहाँ मनोसामाजिक अभिप्रेरकों के उदाहरण में संबंध की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, ये सब बाहरी है, तो ये सामाजिक है, मनोसामाजिक। उपलब्धि हासिल करके किसको दिखाना है, समाज को तो दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से शक्ति किस पे लगानी है, लोगों पर तो लगानी है, लगानी नहीं है मतलब यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ वो हो गए सामाजिक अभिप्रेरक। अब मेस्लो वाला, मेस्लो ने विभिन्न मानव आवश्यकताओं को आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे ऊपर की ओर होता है ना ध्वजारोहण, पर्वत आरोहण, तो आरोही असेंडिंग, और अवरोही यानी घटता क्रम। तो आरोही यानी बढ़ता क्रम में लगाइए कि पहले आवश्यकता होती है मूल शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, फिर उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है सा सु सा, फिर सामाजिक उसको आवश्यकताएं होती है, फिर स यानी कि स्नेह की आवश्यकता होती है, और फिर उसको आत्मीय आत्मसम्मान की या आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, नाम आत्मीयता आ गया अलग चीज़ है, आत्मसिद्धि अलग चीज़ है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है, बताइए आप। तो किससे बना है, मूवर, मूवर लैटिन है, मूवर है ना। तो मोटिवेशन बना है मूवर से, और मूवर शब्द से बना है, और मूवर शब्द है लैटिन है, ठीक है, लैटिन। तो मूल याद रखने ना, मूल, मूवर लैटिन मूल। निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, आवश्यकता, उपलब्धि, प्रणोद और प्रोत्साहन। मूल तत्व का पूछा है, मूल तत्व, ठीक है। तो आवश्यकता तो देखो मूल तत्व है, आवश्यकता होगी, चाहे वो प्यास, चाहे वो आंतरिक आवश्यकताएं हो। प्रणोद है, चालक, वो तो जरूरी है, उसके बिना वो तो अपने आप एक्टिव करवाएंगे। प्रोत्साहन या लक्ष्य, ये भी जरूरी है, लक्ष्य होता है। तो ये तीनों तो है अपने जो आंतरिक अभिप्रेरणा जैविक से जुड़े हुए। उपलब्धि जो है ये मूल तत्व नहीं है, उपलब्धि हासिल करना तो एक सामाजिक प्रेरक है, तो इसके बिना भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, मगर समाज के साथ होने के लिए टॉप वाली जो है ना वो बात है, ये तो मूल तत्व में नहीं आएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं जहाँ आपको चारों लग रहे हैं मगर पूछा क्या है, किस पर फोकस किया है, ठीक है। अब ये अति लघु है, इनको भी आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है मन मन में रिपीट कीजिए, ठीक है। क्या अभिप्रेरणा के अभाव में कोई व्यवहार संभव है, अभिप्रेरणा नहीं होगी तो कोई व्यवहार संभव है क्या, तो अभिप्रेरणा के अभाव में कोई व्यवहार संभव नहीं है। आवश्यकता क्या है, अंतर्नोद क्या है जो चालक की शिकार के लिए, जन्मजात जैविक कौन कौन से हैं, मनोसामाजिक कौन से हैं, ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में किसने बताया, अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत मेस्लो वाला, तो ये सब आपको देख लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।